मेरा नाम अंकिता है। ऐसा नहीं है कि मैं भूत प्रेतों में मानती नहीं हूँ। मैं तो बचपन में ही इनके नामों से बहुत डर जाती थी। इन सबको मानना और अनुभव होना ये दो अलग बातें हैं, और मैंने इसे अनुभव किया है। एक वक्त ऐसा था कि मैं 8 साल डिप्रेशन में थी। मैं कभी मां नहीं बन सकती। जब मुझे इस बात का पता चला तब से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। किसी और की गलती की सजा मैं आज भी भुगत रही हूँ। कोई 10-11 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं अपने पति के साथ कनाडा में रहा करती थी। हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और 3 साल से बाहर रह रहे थे। इसकी शुरुआत तब हुई जब मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। हमने गांव वापस जाने का निर्णय लिया। मेरे पति के घर वाले चाहते थे कि मेरी पहली डिलीवरी उनके घर पर हो। उनका एक बड़ा सा बंगला था। बंगले में 8 से 10 कमरे, बड़ा आंगन, बड़ा हॉल, 3-4 गाड़ियां, सब कुछ था। वहां किसी भी चीज की कमी नहीं थी। और हम दोनों ने बहुत सोचकर डिलीवरी के लिए वहां जाने का निर्णय लिया था। मैंने भी अपने काम से ब्रेक ले लिया। मैं तब 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। मेरे पति मुझे उनके घर छोड़ने आए थे और 1 हफ्ते बाद वो वापस चले गए। सभी घर वाले मेरे आने से खुश थे। एक दिन दोपहर रोशनी भाभी मुझसे मिलने आ गई। दोपहर का वक्त था। उस दिन सारे घर वाले किसी की शादी में चले गए थे। मेरे लिए घर पर एक गाड़ी रखी थी, एक ड्राइवर था और घर में एक काम करने वाली बाई भी थी। बाई किचन में अपना काम कर रही थी और ड्राइवर गांव में कहीं गया हुआ था। मैं दोपहर का खाना खाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद ही की थी कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे बेड के पास कोई खड़ा है। उन्हें एकदम से अचानक सामने देख मैं एकदम से डर गई। उनका ध्यान मेरे पेट पर था। उन्हें देख मैंने कहा, "हाँ, आइए ना, बैठिए।" रोशनी भाभी के पति इनके एक चचेरे भाई थे जो इसी गांव में रहते थे, लेकिन गरीब थे। उन दोनों घरों में क्या हुआ था मुझे तब कुछ भी पता नहीं था। मुस्कुराते हुए वो मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे हाथ को पकड़कर उन्होंने प्यार से कहा, "पता चला कि तुम यहां आई हो। हम भी 4-5 दिनों से बाहर थे। तुम्हारे बारे में पता चला तो तुरंत तुम्हारे लिए ये आम लेकर आई हूं। तुम्हें देने के लिए घर में कुछ भी नहीं था, तो ये घर के पीछे के ताजा आम है और मैं खुद उन्हें चुनकर लाई हूं।" मैंने भी खुशी से उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने एकदम से अपना हाथ पीछे लेते हुए कहा, "नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी।" इतना बोलकर उन्होंने अपना हाथ का डिब्बा खोला। उनमें कुछ कटे हुए आम थे, केसरी रंग के, रसीले। और मैंने उन्हें कहा, "नहीं, डॉक्टर ने मुझे बाहर का कुछ भी खाने से मना किया है। आप इन्हें रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी।" पर वो मेरी बात कहाँ मानने वाली थी। वो मेरे पीछे ही पड़ गई। इसलिए आखिरकार मैंने कहा, "बस थोड़ा सा चख कर देखती हूँ।" उन्होंने आम का थोड़ा सा हिस्सा मुझे चखने के लिए दिया। उसे मुंह में रखते ही वो किसी बर्फ की तरह पिघल गया। ऐसा मीठा स्वाद कि पूछो मत। उसका स्वाद इतना अच्छा था कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वो पूरा आम खा लिया। थोड़ा थोड़ा कर वो पूरा डिब्बा ही खाली कर दिया। उन्होंने मुस्कुराकर मेरे चेहरे को देखकर कहा, "देखो, मैंने कहा था ना, तुम्हें पसंद आ जाएगा। फिर किसी दिन और ला कर दूंगी, ठीक है?" मैंने भी मुस्कुराकर उन्हें हाँ कहा। आम खाने के बाद कुछ 10 से 15 मिनट तक हमने बातें की और फिर वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद मैं आराम से सो गई। रात तक सारे घर वाले वापस आ गए। मैं अकेली थी जो उस वक्त खाना खा रही थी। फिर भी मेरी सास और ननद मेरे पास आकर बैठ गई। उस वक्त बातों बातों में मैंने उन्हें बताया कि रोशनी भाभी मुझसे मिलने आई थी। मेरी बात सुनकर मां ने अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बाहर का कुछ भी खाने से मना किया था। मैंने उनसे झूठ कहा, "वो बस मुझसे मिलने आई थी, मुझे देखने आई थी।" मैंने उनसे आम की बात छुपा ली। खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। वहीं एक कुर्सी में बैठकर मैं टीवी देखने लगी। खिड़की खुली थी और बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। आसमान का चांद भी जैसे खिड़की में आकर रोशनी बिखेर रहा था। मैंने टीवी की आवाज धीमी ही रखी थी ताकि बाहर किसी को कुछ सुनाई ना दे। बैठे बैठे रात का 1 कब बज गया मुझे पता ही नहीं चला। ठंड ज्यादा लगने लगी, इसलिए स्वेटर चढ़ाया और खिड़की बंद करने के लिए मैं खिड़की के पास चली गई। एकदम से मेरा ध्यान दूर पेड़ों की ओर चला गया। कोई औरत थी वहां जो चलकर हमारे घर की ओर आ रही थी। मैंने घड़ी में देखा तो 1 बजकर कुछ 4 या 5 मिनट हो रहे थे। वो देख मैं सोचने लगी कि इतनी रात को
ये कौन औरत इस तरफ आ रही है? मैं वहीं खड़े खड़े उसे देखने लगी। फिर अचानक से वो एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गई। मैं कुछ देर तक बस उस तरफ देखती रही, पर फिर भी वहां कोई हलचल नहीं हुई। फिर मैंने जैसे ही खिड़की बंद करनी चाहिए, देखा कि उसने छुपकर मुझे देखा और फिर से छुप गई। मैंने उसे नजरअंदाज किया और खिड़की बंद कर जाकर सो गई। सुबह मेरी ननद मुझे जगाने के लिए आ गई। उसने मेरी सारी तैयारी की और कहा कि हमें मंदिर जाना है। मंदिर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हमने चलकर जाने का फैसला किया। हम जब घर से बाहर निकले तो कुछ दूर जाकर मेरा ध्यान रात वाले उसी पेड़ की ओर चला गया, जहां कल रात मैंने एक औरत को देखा था। मैंने तुरंत ही अपनी ननद अर्पिता से कहा, अरे सुनो तो, पता नहीं कल रात कौन औरत हमारे घर की तरफ आ रही थी। रात के करीब 1 बजे। मैं तब खिड़की बंद करने उठी थी तो उसे आते हुए देखा। फिर वो अचानक इसी पेड़ के पीछे छुप गई। पहले लगा कि शायद वो हमारे घर के पास आ रही है। फिर जब वो रुक गई तो मैंने खिड़की बंद कर ली। अर्पिता ने अपने कंधे उड़ाते हुए कहा, पता नहीं कोई होगी गांव की औरत, और वैसे भी हमारे घर में कोई बुरी शक्ति कदम ही नहीं रख सकती। पिताजी ने पूरे घर को सुरक्षित किया हुआ है। यह सुनकर मेरे मन में एक सवाल उठा, कैसी बुरी शक्ति? भाभी जी, आप नहीं जानती, पर हमारे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं, खासकर हमारे रिश्तेदार, जो हमारी तरक्की से, धन दौलत से जलते हैं। गांव में तो ये करना भूत पीछे लगाना आम बात है। इसलिए जब आपने उस रात कहा था कि रोशनी भाभी घर आई थी तो सबने आपकी तरफ देखा था। वो लोग भी हमसे बहुत जलते हैं। उनके पति तो हमारे साथ झगड़ा करने के कारण 2-3 बार जेल भी जा चुके हैं। अब ये करनी वगैरह मैंने पहली बार सुना था। मतलब बचपन में भूत प्रेत के किस्से सुने थे, कोई एक आध मूवी भी देखी होगी, लेकिन ऐसे करनी वगैरह की जाती है ये मैं पहली बार सुन रही थी। हम मंदिर जाकर वापस घर आ रहे थे, तभी रास्ते के दूसरी तरफ मैंने रोशनी भाभी को देखा। वो हमारी विरुद्ध दिशा में तेजी से चली जा रही थी। मुझे देख वो हल्का सा मुस्कुराई तो मैंने भी मुस्कुरा दिया। वो शायद जल्दी में थी, पर कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने मुड़कर देखा तो वो पीछे रास्ते में ही खड़ी पीछे से मुझे देख रही थी। मैंने मन में ही सोचा, बहुत अजीब औरत है। अभी अभी ऐसे चल रही थी जैसे कोई जरूरी काम हो, और अब खड़े होकर मुझे देख रही है। पागल लगती है। उस रात मेरी ननद मेरे कमरे में ही सो रही थी। रात के करीब 2-2:30 बज रहे थे। मुझे एकदम से पेट में कुछ गड़बड़ सी होने लगी। बहुत दर्द होने लगा। मैंने अपनी ननद को जगाया, अर्पिता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे उठा तक नहीं जा रहा, क्या तुम मुझे बाथरूम तक छोड़ दोगी? अर्पिता ने जल्दी से उठकर मुझे सहारे से बिस्तर से उठाया। हम मेरे कमरे के लैट्रिन के पास चले गए। देखा तो वहां बहुत गंदगी थी और सारी गंदगी ऊपर आई हुई थी। मुझे एकदम से उल्टी जैसा हुआ। मेरी हालत और भी खराब हो गई। तब अर्पिता ने कहा, आप मेरे कमरे में चलिए। हम दोनों फिर उसके कमरे में चले गए, पर वहां पर भी वही हालत थी। तभी अर्पिता ने कहा, ऊपर मां के कमरे में चलते हैं, वहां शायद ठीक होगा। तो मैंने उससे बोला, नहीं, उनका कमरा ऊपर है और मुझसे इतनी सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाएंगी। उससे अच्छा है कि हम बाहर चलते हैं, बाहर का लैट्रिन साफ होगा। ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा। अर्पिता ने बाहर की सभी लाइट चालू कर दी और वो मुझे पीछे की तरफ ले गई। वहां एक लैट्रिन था जो कि घर के काम करने वाले लोगों के लिए बनवाया गया था। उसने मुझे लैट्रिन के पास छोड़ा और कहा, मैं बस 2 मिनट में माँ को लेकर आती हूँ। मैंने लैट्रिन का दरवाज़ा लगा लिया और एकदम से मुझे अच्छा लगने लगा। दर्द वर्द सब गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे उस वक्त कोई मुझे देखता तो कहता कि मैं दर्द का नाटक कर रही हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला और एकदम से रुक गई। लैट्रिन की सीढ़ियों पर कोई औरत बैठी हुई थी। मैं उसे पीछे से देख उसे पहचानने की कोशिश करने लगी, पर जिस रंग की साड़ी वो पहने हुई थी वैसी साड़ी हमारे घर में कोई नहीं पहनता था। वो बैठे बैठे किसी तरह की आवाज़ कर रही थी। मेरा दर्द तो बंद हो गया था, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर मेरी हालत अब खराब हो रही थी। मैंने उसे आवाज़ दी, आप कौन हैं? आप कौन हैं माँ जी? इस बार वो और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगी। पता नहीं वो क्यों रो रही थी, लेकिन रोते रोते अचानक उसकी आवाज़ बदल गई। मैं और घबरा गई। एकदम से मेरी सांसें तेज हो गई। कौन हो तुम?
कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो एकदम से उठकर खड़ी हो गई और रोती हुई हालत में पलटकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी। मैं तब इतना घबरा गई थी कि मुझसे दरवाज़ा तक लगाया नहीं जा रहा था। मैं उस पर चीख रही थी, जाओ यहाँ से, दूर जाओ, दूर हो जाओ। उसी पल उसने अपनी कमर से एक चाकू निकाला और एकाएक अपना हाथ हवा में उठाया। दूसरे हाथ से उसने अपने पेट की साड़ी को हटाया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरते हुए वो चाकू अपने पेट में घोंपने लगी। वो गर्भवती थी। उसे ऐसा करते देख मैं थर थर कांपने लगी, रोने लगी। वो चाकू को अपने पेट में घोंपे जा रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पेट में घोंप रही हो। मैं कभी उसके पेट को तो कभी उसके चेहरे को देख रही थी। कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, और मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने चीखते हुए एक आखिरी बार चाकू से अपने पेट को काट दिया। सब तरफ खून ही खून फैल गया। वो सब देखने की मुझ में जरा भी ताकत नहीं थी। मैं चक्कर आकर वहीं गिर पड़ी। मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी, आईसीयू वार्ड में। आसपास कोई नहीं था, बस टिक टिक करती मशीनों की आवाज़ थी। हाथों में सलाइन और चेहरे पर ऑक्सीजन लगा था। कुछ देर बाद मेरी माँ ने कांच से झांक कर अंदर देखा और मुझे होश आया देख उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने अंदर आकर मेरी जांच की और मेरी आंखों को देखा। आखिर में मेरी नब्ज चेक करके मेरी माँ से कहा, इनकी हालत अब ठीक है, बस किसी बात का शौक लगा होगा इन्हें। मैंने अपने चेहरे का मास्क हटाया। मैं उन्हें कुछ बताना चाहती थी, पर माँ ने हंसकर मेरी तरफ देखा। डॉक्टर ने वहाँ से जाते हुए माँ से बस इतना कहा, सब मिल सकते हैं, लेकिन एक एक कर मिलना। मैं तो ये सोच रही थी कि किसी को पता नहीं था कि रात मेरे साथ क्या हुआ है। सब एक एक कर मुझसे मिलकर चले गए। सबसे आखिर में अर्पिता अंदर आई और मेरे पास बैठकर मुझे देख रोने लगी। मैंने उसके हाथ को पकड़कर कहा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? उसने रोते रोते ही कहा, सॉरी भाभी, मैं तुम्हें अकेले वहाँ छोड़ गई। मुझे तुम्हारे साथ वहाँ रुकना चाहिए था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसे कहा, ठीक है, तुम्हें थोड़ी ना पता था कि ऐसा सब कुछ होगा, लेकिन वो औरत कहाँ है? क्या वो जिंदा है? मेरी बात सुनकर वो मुस्मुसाते हुए एकदम से शांत हो गई और सवालिया निशान से मुझे पूछा, कौन सी औरत भाभी? वही जो पीछे लैट्रिन के बाहर खड़ी थी, जिसने चाकू घोंपकर अपने आप को घायल कर दिया था। वो तो गर्भवती थी। उसका बच्चा कैसा है? अर्पिता ने फिर से हैरान होकर मुझे देखा। भाभी, वहाँ कोई औरत, कोई बच्चा नहीं था, बस आप थी, सीढ़ियों पर बेहोशी की हालत में। एक काम करें, आप आराम कीजिए, हम बाद में बात करते हैं। और मेरे हाथों को सहलाकर वो वहाँ से बाहर चली गई। मैं बहुत बड़े शौक में थी। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने देखा था उस औरत को, और ये तो कह रही है कि वहाँ कोई औरत नहीं थी। उसके जाने के आधे घंटे बाद मेरे ससुर जी वापस वहाँ आ गए। वैसे वो बहुत शांत स्वभाव के थे, सबको बहुत प्यार करते थे, लेकिन भूत प्रेत ऐसी चीज़ों में उनका बहुत विश्वास था और ऐसी बातों में वो थोड़े गंभीर हो जाते थे। वो मेरे पास आकर खड़े हो गए और बड़े प्यार से उन्होंने पूछा, कैसी हो बहू? मैंने मुस्कुराकर उन्हें जवाब दिया, अब ठीक हूँ। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए मुझे पूछा, एक सवाल पूछना है, क्या पूछ सकता हूँ? मैंने हाँ में सर हिला दिया। क्या देखा था तुमने कल रात? कौन थी वो औरत? मैं थोड़ा सरक कर बैठ गई और रात की घटना को याद कर एक एक कर मैं उन्हें वो बताने लगी। पता नहीं, पर जब मैं वहाँ खड़ी थी तो वो अजनबी औरत बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में चाकू था और वो गर्भवती थी, रो रही थी। फिर अचानक से उसने अपने पेट में चाकू घोंपना शुरू कर दिया, अपने पेट को काट दिया। मुझसे वो सब देखा नहीं गया और शायद इसलिए मैं बेहोश हो गई। उन्होंने मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, बस इतना बोला कि ठीक है, तुम आराम करो, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चले गए। उसके अगले दिन मुझे हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया। मैं जब घर पहुँची तो घर में किसी तरह का पूजा पाठ चल रहा था। घर में प्रवेश करते ही सामने हवन लगा था। वहीं पास में दो पुरोहित कुछ मंत्र जाप कर रहे थे।
मेरे घर के अंदर कदम रखते ही एकदम से हवन की आग भड़क उठी। बड़े पुरोहित जी ने मेरी तरफ देखा और मेरे ससुर जी को कुछ इशारा किया। उसके बाद मेरी ननद मुझे मेरे कमरे में लेकर चली गई। कमरे में भी हर तरफ लाल पीली रेखाएं खींची हुई थी। घर में हर तरफ धुआं फैला हुआ था। मैं उसी धुएं में जाकर बिस्तर में लेट गई। कुछ देर बाद थकावट के कारण मेरी आंख लग गई। तभी मैंने एक आवाज़ सुनी, बहू बहू। मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने मेरे ससुर जी और उनके साथ वो बड़े पुरोहित खड़े थे। ससुर जी ने मेरे पास आकर मुझे बड़े शांति से कहा, शायद तुम्हें मेरी बात अच्छी न लगे, पर पुरोहित जी तुम्हारे पेट को हाथ लगाकर कुछ जांचना चाहते हैं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? डरो मत, ये बस तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने उन्हें हाँ में सिर हिलाकर उन्हें सहमति दे दी। मेरी ननद मेरे हाथ को दबाते हुए मुझे हौसला दे रही थी। पुरोहित जी ने मेरे पेट पर हाथ रखा और देखते ही देखते उनकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई। उनकी सांसें एकाएक तेज हो गई। धीरे धीरे उनका हाथ गर्म होता महसूस हुआ। किसी तरह की शक्ति उनके हाथों से मेरे अंदर दौड़ रही थी। उनका हाथ थरथराने लगा और अगले ही पल लगा जैसे मेरे पेट में कुछ तेजी से गोल गोल घूम रहा है। अंदर ही अंदर अपने हाथ पैर झाड़ रहा है। पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा। मैं दर्द से कराहने लगी। उन्होंने झटके से अपना हाथ हटा लिया और एकटक मुझे देखने लगे। धीरे धीरे उनकी तेज सांसें धीमी होती गई और उसी के साथ मेरे पेट के अंदर का दर्द भी शांत होता गया। उन्होंने बड़ी गंभीर आवाज में मुझे पूछा, तुमने हाल ही में ऐसा कुछ खाया है जो खाने के बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो या बहुत खाने का मन किया हो, मतलब किसी और ने दिया हुआ? मैं एक एक कर वहां खड़े सबके चेहरे को देखने लगी। मैं याद करने की कोशिश कर रही थी, पर न जाने क्यों मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और तब मेरी नज़र कमरे के दरवाजे के पास खड़ी हमारी बाई पर चली गई। वो दरवाजे के पास खड़ी होकर बाहर से ही छुपकर मुझे देख रही थी। उसे वैसा करते देख अचानक से मुझे रोशनी भाभी की याद आ गई। उसका वो मुस्कुराता चेहरा याद आ गया। मैं उस दिन पहचान नहीं पाई थी, पर आज मुझे वो मुस्कुराहट अजीब लगने लगी थी। मैंने कराहते स्वर में कहा, हाँ, रोशनी भाभी ने मुझे खाने के लिए आम दिया था। आम बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट था। मुझे याद है कि उन्होंने आम घर से ही काट कर लाए थे, एक डिब्बे में। मैं नहीं खाने वाली थी, पर फिर भी उन्होंने मुझे फोर्स किया। थोड़ा चखने के बाद मैंने एक एक कर वो पूरा डिब्बा खाली कर दिया था। मेरी बात सुनकर ससुर जी को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि रोशनी भाभी उनके भाई के बेटे की पत्नी थी और वो गरीब थे, लेकिन पहले से ही वो इन पर जलते थे। उन्होंने ज़मीन जायदाद के लिए बहुत झगड़े भी किए थे। इस घर की धन दौलत पर उनकी पहले से ही नज़र थी। पुरोहित जी ने मेरे ससुर जी से कहा, जल्द से जल्द हमें कुछ करना होगा। फिर ससुर जी ने उन्हें यह पूछा कि घर पर तो सुरक्षा कवच है, उसके बावजूद भी ऐसा कैसे हो सकता है? पुरोहित जी ने मुझे देखकर उनकी बात का जवाब दिया, सुरक्षा कवच को भेदा नहीं गया है। जिसने भी ये किया है उसने इस लड़की को अपनी थी कि वो किसी भी बुरी प्रेतात्मा को अपने साथ लेकर घर में प्रवेश नहीं कर सकती, और इसलिए उसने खाने के माध्यम से किसी शक्तिशाली प्रेतात्मा की कोई चीज़ इसके शरीर में प्रवेश कराई है, और वो प्रेतात्मा उस चीज़ को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है। उसने प्रतीक्षा की इसके बाहर आने की, और मौका मिलते ही अपना रूप इसे दिखलाया है। अब वो इसके साथ है। उसे तुम्हारे वंश को नष्ट करने के हेतु भेजा गया है। मैं बस पागलों की तरह उनकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि मेरे लिए वो सब कुछ नया था। जैसे कि मैंने कहा था, मैंने बचपन में भूत के संबंध में कुछ किस्से सुने थे, कुछ एक आध फिल्म भी देखी होगी, पर यह सब उससे भी भयानक था। मुझे अब मेरे बच्चे की चिंता होने लगी थी। वो सब सुनने के बाद तो मैं और भी डर गई, पर पुरोहित जी ने मुझे हौसला दिया और मेरे सिर को सहलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम अपना ध्यान रखना, खुद को सुरक्षित रखना। वो सब होने के बाद वो वहाँ से चले गए। मेरा ख्याल रखने के लिए हर वक्त मेरे आसपास कोई ना कोई ज़रूर होता था। उस वक्त रात के 11 बज रहे होंगे। हम सब सोने की तैयारी कर रहे थे। तब मेरी ननद ने बस कुछ देर में आती हूँ ऐसा कहकर अपने कमरे में चली गई।
मैंने अपनी दवाइयाँ खा ली और अपना बिस्तर ठीक कर रही थी कि तभी पीछे से मुझे आवाज़ आई, भाभी मैं अंदर आऊँ? मैंने पीछे देखा ही नहीं और उसे हाँ कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे पीछे आकर खड़ी है। मैंने उससे कहा, तुझे कब से परमिशन की ज़रूरत पड़ने लगी? और उसी पल मैंने फिर वो अजीब आवाज़ सुनी। मैं एकदम से बिस्तर पर गिर पड़ी। पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने आसपास सब तरफ देखा। मेरी ननद वहाँ कहीं भी नहीं थी। उसी वक्त मेरी ननद कमरे में आ गई। मुझे देख वो मेरे पास चिल्लाई, क्या हुआ भाभी, आप इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने घबराकर उससे पूछा, तुम अभी आई थी यहाँ? उसने उल्टा मुझे कहा, मतलब मैं अभी अभी तुम्हारे सामने ही आई हूँ। मैंने उसके पीछे देखकर फिर से सवाल किया, नहीं, इससे पहले तुम आई थी? उसने मुझे भी फिर वही जवाब दिया, नहीं भाभी, वही तो मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हारे सामने ही आई हूँ। उससे पहले मैं अपने कमरे में थी। पर हुआ क्या है? मैंने शांत होकर उसे कहा, नहीं, मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। शायद इन सब के बाद मुझे भ्रम हुआ होगा। उसने मुझे वही रखा भस्म लगाया और कहा, आप बस सो जाइए, आराम कीजिए, आपको आराम की ज़रूरत है और कुछ भी बुरा मत सोचिए। जब हम कुछ बुरा सोचते हैं तो ऐसी शक्तियों के बारे में सोचकर हम जाने अनजाने में उन्हें आकर्षित करते हैं। तो बिल्कुल कुछ भी मत सोचिए, बस आप आराम कीजिए। उसकी बात भी कुछ ठीक थी, पर मेरी हालत सिर्फ मैं ही जानती थी। वो मेरे बगल में सो गई, लेकिन उस रात काफ़ी देर तक मुझे नींद नहीं आई। उन 2-4 दिनों में मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो सब कुछ भयानक था, बहुत ही डरावना था। फिर बीच रात कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। जब मैंने आंखें खोली, मेरी आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला सा था, सब तरफ धुआं था। मुझे इसी अवस्था में ससुर जी ने और ननद ने उठाया और उठाकर वहीं बैठा दिया। मैं उस वक्त जैसे किसी नशे में थी। बिठाने के बाद वो मेरे हाथों को बेड के दोनों तरफ बांधने लगे। मैंने उसी हालत में उनसे पूछा, ये आप लोग क्या कर रहे हो? ससुर जी ने मुझे विश्वास देते हुए कहा, डरो मत, तुम अपने आप को, अपने बच्चे को कोई हानि न पहुंचा सको, इसीलिए हम तुम्हें बांध रहे हैं। हमारा विश्वास करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं वहाँ बैठे बैठे चुपचाप वो देखती रही। मेरी ननद मेरे पास बैठी हुई थी। पुरोहित जी ने हवन के सामान से कुछ बड़ी सी लकड़ियाँ उठाई और उन्हें आपस में बांध दिया। उन्होंने उसका एक शरीर जैसा आकार बनाया। फिर मुझे देख उन्होंने उसका एक सिर जैसा आकार बनाया। मेरे एक कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उस पर लपेट दिया। दूसरा आटा लेकर उसे मेरे पेट जैसा आकार दिया और उस लकड़ी के बीचों बीच चिपकाया। उसे मेरे गहने पहनाए गए, मंगलसूत्र पहनाया, उसमें सिंदूर पोता गया। और ये सब होने के बाद ठीक हवन के सामने ऐसे बैठाया जैसे मैं वहाँ बैठी हुई हूँ। मेरे पास आते हुए पुरोहित जी ने मेरे माथे पर भस्म लगाया, मेरे बेड के चारों तरफ कुछ रेखाएं खींची और मुझे हाथ से बस शांत रहने का इशारा किया। फिर वो शांति से जाकर अपने स्थान पर बैठ गए। अपनी बनाई गुड़िया पर भस्म डालने लगे। ऐसा करते हुए वो कुछ मंत्र बड़बड़ा रहे थे। कमरे का धुआं एकदम से गोल गोल घूमने लगा। उसमें तरह तरह की परछाइयां आकार ले रही थी, आसपास घूम रही थी। वो सब कुछ अजीब था, बहुत अजीब। तभी वो सारा धुआं कमरे में फैल गया और एक धुंधला सा आकार गुड़िया के पास खड़ा दिखाई देने लगा। वो आकार ठीक उस औरत जैसा था जैसा मैंने उस रात देखा था। देखते ही देखते वो एकदम से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी और उसका शरीर हंसने के साथ ही गदगद हिल रहा था। पुरोहित जी का मंत्र जाप जारी था। हंसते हंसते वो एकदम से रुक गई। सब कुछ शांत हो गया। मैं एकटक उसे ही देख रही थी। तभी एकदम से उसने अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। मुझे देख वो फिर से हंसने लगी, जैसे वो जानती थी कि कौन क्या है और कहाँ है। पुरोहित जी ने मुट्ठी भर के भस्म उठाया और कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए उसे उस परछाई पर फेंका। उसी के साथ वहां जैसे एक धमाका सा हुआ। सब कुछ धुएं में बिखर गया। मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कुछ 2-3 मिनट बाद मुझे फिर से सब कुछ दिखाई देने लगा। पुरोहित जी
और घर के सारे लोगों के चेहरे पर लाल खून जैसा रंग चढ़ गया था। सब मेरे पास आकर मुझे देख रहे थे, खुशी से मुस्कुरा रहे थे। मुझे देख सबको यही लग रहा था कि मुझ पर जो भी बुरी प्रेतात्मा है वो मुझ पर से हट गई है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ हिल रहा था, कुछ था जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे अपने गले में महसूस कर सकती थी। उन्होंने मेरे हाथ खोल दिए और तुरंत ही मैंने अपने गले को पकड़ लिया। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, मेरा दम घुटने लगा था। पुरोहित जी ने मुझे मुंह खोलने के लिए कहा। मुंह के अंदर देख सब हैरान रह गए। मेरे गले के अंदर बहुत सारे बाल थे, वो अंदर से बाहर आए हुए थे और वहीं हिल रहे थे जैसे उनमें जान हो। उन्होंने उन बालों को खींचकर निकालने की कोशिश की। कुछ बाल टूटकर निकल आ गए तो कुछ वैसे के वैसे थे। आखिरकार उन्होंने थोड़ी ताकत लगाकर उन्हें भी खींच निकाला और एकदम से मेरे पेट में दर्द हो उठा। इतना जोर का दर्द कि वो सहने की मुझ में जरा भी ताकत नहीं थी। मेरा शरीर पसीना पसीना हो गया था, आंखें आंसुओं से भर गई थी और मैं अपने हाथ झटक रही थी। वो मुझे उसी हालत में उठाकर अस्पताल लेकर चले गए। बीच रास्ते में ही मैं बेहोश हो गई थी। उसके शायद 2 दिन बाद मुझे होश आया। मेरा पेट खाली था, शरीर में जैसे ताकत खत्म हो गई थी। आंखें खोलने में भी मुझे तकलीफ हो रही थी। तो मेरे पति मेरे सामने खड़े थे और मैं मुरझाई आंखों से बस उन्हें देख रही थी। वो अपनी आंखों से मुझे कुछ बताना चाहते थे और मैं जानती थी कि वो मुझे क्या बताना चाहते हैं। मैं समझ गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर भी मैंने अपने पति से वो सवाल पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? उन्होंने कुछ देर कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे ताकते रहे। मैंने फिर से आंखों से इशारा कर वही सवाल किया। उन्होंने अपनी नज़र चुरा ली और एक आधा अधूरा जवाब दिया, ठीक है, तुम ठीक हो जाओ, फिर हम मिलेंगे। घर के सारे लोग मुझे देखना चाहते थे पर मेरे पति ने किसी को भी मुझसे मिलने नहीं दिया। सब बाहर से ही मुझे देखकर चले गए। सबके चेहरे पर पश्चाताप और अपराध की भावना थी। मैं इस सवाल का जवाब जानती थी कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। मैं वो माँ थी जो कभी माँ नहीं बन पाई और उसी वक्त मैं डिप्रेशन में चली गई, बहुत गहरे डिप्रेशन में। मेरे पति ने मुझे हफ्ते भर अस्पताल में ही रखा और वहाँ से ही वो सीधे मुझे वैनकूवर लेकर चले गए। उन्होंने मुझे कभी वापस घर नहीं जाने दिया। उस घटना के कुछ सालों बाद जब मेरे हालात सुधरे तब एक रोज़ उन्होंने मुझे बताया कि मुझे हो रही तकलीफ़ के कारण बच्चे को पेट से निकालना पड़ा था। उस पल गर्भाशय में हर तरफ काफ़ी लंबे और घने बाल थे, जिस कारण बच्चा उन बालों में लिपटा हुआ था। वो बाल उसके मुंह में, नाक में थे और गले पर भी लिपटे हुए थे। डॉक्टर भी वो सब देख हैरान थे, पर उनके पास कोई उपाय नहीं था क्योंकि बच्चा पहले ही मर चुका था। दोस्तों, मुझे आज तक नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैंने बस किसी और की किए की सज़ा भुगती है। उसके 6 साल बाद हमने बच्चे को अडॉप्ट करने का डिसीज़न लिया और एक प्यारा सा बच्चा हमने अडॉप्ट किया। और उसके साथ रहते रहते अगले 2 सालों में मैं पूरी तरह से डिप्रेशन से बाहर आ गई। और ये आखिरी बार है जो मैं ये आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं कभी भी इसे याद नहीं करना चाहूँगी।